डिबेट शो नहले पे दहला टक्कर में आपका स्वागत है। टक्कर में हम हफ्ते भर के सुलगते सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कल आखिरी दौर की वोटिंग होनी है और अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठने वाला है। लेकिन आखिरी दौर में बढ़त बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 5 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने क्यों खुद नहीं दिए पत्रकारों के सवालों के जवाब? आखिरी दौर में बंगाल में बवाल से क्या बीजेपी को फायदा होगा? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ न करने वाला पीएम का बयान महज दिखावा है? और क्या केदारनाथ दर्शन से मोदी को दिल्ली का सिंहासन फिर से मिलेगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी टक्कर का हिस्सा होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन टक्कर शुरू करने से पहले हम यह भी बता देना चाहते हैं कि बहस के दौरान हमारा टक्कर मीटर चलता रहेगा। किसने तर्क दिए, किसने कुतर्क, उस हिसाब से टक्कर मीटर में नंबर की घटबढ़ होगी। आइए शुरू करते हैं टक्कर। पहला सवाल, 5 साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने खुद पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? आरपी सिंह साहब, क्या वजह रही? आपके पास हम आए, लेकिन उससे पहले राजीव त्यागी साहब के पास हम चलते हैं। राजीव त्यागी साहब, ये आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी का अधिकार है कि वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाएं, कब ना जाएं। नहीं जा रहे थे तब दिक्कत थी, आ गए तो देर से आए और सवालों के जवाब नहीं दिए। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, निदा फाजली का एक शेर है, सवाल ही हयात है, सवाल ही कायनात है, सवाल जवाब है, सवाल इनकलाब है। जवाब मिले ना मिले, सवाल पूछते रहिए। तो ये प्रजातंत्र में जब तक सवाल नहीं होंगे, हुक्मरानों से सवाल नहीं होंगे, तो हुक्मरानों ने कौन कौन से अचीवमेंट किए, कौन कौन से मैनिफेस्टो अपने पूरा किया, अपने जो प्रॉमिसेस है कौन कौन से पूरे किए, जब तक कुछ भी बेहतर एक संवाद नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नहीं, शायद हो सकता है कि रडार के सिग्नल ला रहे हो और बादलों में बहुत ज्यादा कहना उसका दिक्कत हो, उसकी वजह से प्रधानमंत्री बोल ना पाए हो, या हो सकता है बोलना ना चाहते हो। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि विगत 70 सालों में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं सभी राजीव त्यागी साहब, लेकिन ये तो उस व्यक्ति पर होता है ना। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता या सवालों के जवाब नहीं देता, कोई चुप रहता है, कम बोलता है, उसको मौनी बाबा तक कह दिया जाता है। ये तो उसका व्यक्तित्व है ना कि वो किस तरीके से चाहता है कि वो प्रोजेक्ट हो जनता के बीच में। 10 साल में मौनी बाबा जिन्हें आप कह रहे हैं, उन्होंने करीब 17 या 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। और मैं भी वही कहने जा रहा था कि याद करिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब की वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास मुझे बेहतर तरीके से याद रखेगा, बेहतर तरीके से कार्य करेगा मेरे बारे में, मुझसे अशिशूर्ण नहीं होगा और मोदी देश के लिए डिजास्टर साबित होंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैश्विक रूप से पिछले 5 साल में हानि हुई है, उसके अनेकों आंकड़े मीडिया में चलाए गए, मीडिया में दिखाए गए। उन्हीं आंकड़ों को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या नोटबंदी से बेहतर व्यवस्था हुई अर्थ की? क्या जीएसटी जिस तरह लागू किया गया उससे बेहतर व्यापारियों को व्यवस्था मिली? बताने के लिए कुछ नहीं था, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। राजीव त्यागी साहब आते हैं आपके पास। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका भी इस पर नजरिया ले लें। आरपी सिंह साहब, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते नहीं थे, आए तो सवालों के जवाब नहीं दिए, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। पहली बात तो मेरे मित्र त्यागी साहब कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी मुझे, और उनका किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी कर रहे थे कि अभी के हाल के प्रधानमंत्री वाले उनको टिप्पणी करी। जरा अपनी सरकार के बारे में टिप्पणी करी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था मेरी कोalition कंपल्शंस हैं, मेरे को कोalition धर्मा निभाना है, मेरी कोalition कंपल्शंस हैं, इसलिए मैं भ्रष्टाचार अलाउ करूं, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। वो भूल गए। तो किस प्रकार का हाल रहा, उन्होंने खुद अपना आप उल्लेख दिया, हमने नहीं दिया उल्लेख। और कैसे इकोनॉमिस्ट थे, कैसे प्रधानमंत्री, काबिल प्रधानमंत्री थे कि हमारी इकोनॉमी दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में था। हमने नहीं कहा, ये खुद प्रधानमंत्री ने खुद माना था मनमोहन सिंह ने कि हम दुनिया की 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में से हैं। और आज दुनिया की 6 जो बेस्ट इकोनॉमीज उनमें से, और 5वां नंबर हमारा जल्द इसी साल में मार्च तक हम अगले जो लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे तो कुछ सवालों के जवाब दे देते वो थे जो कहते थे।
आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने कई सारी टिप्पणियां की, मुझे अगर दोनों का इकट्ठा जवाब देना दे दूं, जहां आपका अकेला दे दूं, उनको अलग से, उनकी अलग से मैं जवाब दे रहा हूं आपको। वो कैसे प्रधानमंत्री थे जो कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कि देश के संसाधनों पर किसी का अधिकार है, पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है। ये मैंने नहीं कहा था, ये उन्होंने कहा था। कैसे प्रधानमंत्री थे जो देश की संसाधनों को भी हिंदू मुसलमानों में बांटते थे। ऐसे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, बड़े अच्छे प्रधानमंत्री थे, बड़े काबिल और बड़े समझदार प्रधानमंत्री थे। जैसे मेरे मित्र त्यागी जी हैं, शायद इनसे कुछ सीख ले तो शायद बेहतर हो गया होता मामला। अगली बात आपने कहा हमारे प्रधानमंत्री आरपी सिंह साहब, पता नहीं आप त्यागी साहब को देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन त्यागी साहब आज ललाट पे भभूत लगा के आए हुए हैं और लगता है भोले बाबा के दरबार से आए हुए हैं वो। अब वो प्रेरित हैं किसी से या वो खुद ही चले गए, वो आप आगे हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी इस बात का जवाब क्या है कि उसका जवाब दे तो मैं, क्या ये मीडिया से नाराजगी है, मेन स्ट्रीम मीडिया से नाराजगी है, सवालों से बचना है, वजह क्या है? मैं तो वही जवाब दे रहा था, सुना नहीं। वहां बैठे थे, उनके संदर्भ में सवाल नहीं थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल है अमित शाह जी ने सब जवाब दिए, उनके संदर्भ में कोई जवाब होता जरूर जवाब देते। उसमें उनके संदर्भ का आप बता दीजिए। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने भी सुनी। वो सारे के सारे सवाल जो मीडिया ने, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, अगर आप सामने उस चेयर में बैठे हुए हैं और मैसेज ये है कि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, मैं आपसे सवाल करूं और आप कहें कि नहीं ये सवाल मैं नहीं, अमित शाह साहब इसका जवाब देंगे, ये क्या सवाल को इवेड करना है? अगर पार्टी के अगर कोई विषय पार्टी का होगा तो उसका जवाब तो अमित शाह ही देंगे ना, वो प्रधानमंत्री देंगे नहीं। सरकार के विषय में कोई प्रश्न हो तो उसका वो जवाब दें। अगर आप पार्टी के विषय में पूछेंगे, चुनाव अभियान के बारे में पूछेंगे तो जवाब अमित शाह ही देंगे। तो जो जिसका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देगा और उसमें कोई वेट करने वाली बात ही नहीं है। राफेल से रिलेटेड सवाल आया था उनकी तरफ, उनसे मतलब रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा तो उसका जवाब देंगे। नहीं, मैं माफी चाहता हूं, उसका उत्तर उन्होंने दिया जी, आपने ध्यान से सुना नहीं, उसका उत्तर दिया। और अमित शाह ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया ये कहकर कि राफेल के मामले में अगर कोई डॉक्यूमेंट है राहुल गांधी के पास, आज भी मैं भी ये कहता हूं कृपा करके सुप्रीम कोर्ट को वो दे दे कागज, उससे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर ले। आप बाहर बैठे बैठे झूठ क्यों बोलते हैं? राजीव साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि अभी भी वो सन 47 में जीती है। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को किसानों को लागत मूल्य पे 50% बेनिफिट देने के लिए या मुनाफा देने के लिए पंडित नेहरू ने रोक दिया हो, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए शास्त्री जी ने रोक दिया हो, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए रोक दिया हो, आईटी सेक्टर में और जिस तरह से संचार क्षेत्र में और कंप्यूटर क्षेत्र में नौकरियां जा रही हैं, जेट एयरवेज अभी बंद हुआ है, उसके लिए हो सकता है नौकरियों की भरपाई करने के लिए राजीव गांधी जी ने रोक दिया हो, चंद्रशेखर साहब ने रोक दिया हो, अन्य बहुत सारी चीजों के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बात करते हैं और कहते हैं कांग्रेस ने नहीं करने दिया, कांग्रेस 44 सीट पे थी। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिर की डेट और राफेल की रेट भारतीय जनता पार्टी के ना तो प्रवक्ता बता पाते हैं, न भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बता पाते हैं, जो चिंता का विषय है। बात हुई थी 100 नई स्मार्ट सिटीज की, बात हुई थी आपके पास, हाथ जोड़कर निवेदन है, आपके पास कोई कागज है, तथ्य है, कृपा कर कोर्ट जाइए ना, कोर्ट में जाकर तो माफी मांगते हैं, कोर्ट में जाकर आपके नेता कहते हैं माफी मांगने आके तो मैं मानूंगा कि एंकर बीच में बोलने देना चाहते हैं। नहीं, अब एंकर बोलने देना चाहता है नहीं, लेकिन मैं चुप ही रहूंगा। टक्कर मीटर दिखा रहा है राजीव साहब कि आप 20 पे हैं और सिंह साहब हालांकि वो कुछ देरी से आए, 10 पर चल रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि आखिरी दौर में बंगाल में बवाल से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? टक्कर का ये दूसरा सवाल है कि आखिरी दौर में बंगाल में बवाल से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? आरपी सिंह साहब, आगे बढ़ गई गाड़ी आगे बढ़ गई। दूसरे सवाल पर है हम। आरपी सिंह साहब, क्या बंगाल में बवाल से भाजपा को फायदा होगा? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई आपके लिए ये? बंगाल में बवाल क्यों है? ममता बनर्जी के कारण से है। जिस प्रकार का माहौल उन्होंने खड़ा किया है बंगाल के अंदर,
वो जिस प्रकार से अराजकता है बंगाल के अंदर, वो बेशक पंचायत का चुनाव हो, बेशक वो लोकसभा का चुनाव हो, बेशक वो अरे ठीक है, लेकिन इससे फायदा होगा क्या आपको? वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, आपका वोटर हमारे 60 कार्यकर्ता पाले में एक तरफ जाके खड़ा होगा और आपके लिए वोट करेगा। जाति के कार्यकर्ता टांग दिए जाते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि किसकी वजह से हिंसा है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा? जनता के साथ चलना है या देश की तरक्की के लिए चलना है, ये वहां की जनता ने तय करना है। हम फायदे नुकसान की बात नहीं, हम तो बात कर रहे हैं कि बंगाल को मेन स्ट्रीम में डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना चाहिए। वहां जिस प्रकार गुंडागर्दी चल रही है, जिस प्रकार सब मामला चल रहा है, और ये कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हैं, ये तो वहां हाशिए पे करते गए हैं। और ममता बनर्जी इनको भी खूब कराती है, इनको भी खूब गाली निकालती है वहां पर, राहुल गांधी को भी खूब गाली निकालती है, इनका भी हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होने देती वहां पर। तो जिस प्रकार बंगाल में आज ये हो गया कि बंगाल को अलग से टापू हो गया, और बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। कश्मीर में चुनाव हुआ, कहीं एक कुछ हंगामा नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली, एक हंगामा नहीं हुआ, बड़ी शांति से चुनाव हुआ। पर बंगाल के अंदर तो ममता बनर्जी ने तय कर दिया कि भैया मुझे वोट दो, वरना मैं तुम्हें पीटूंगी, वरना मैं पूरा गांव को वोट नहीं डालने दूंगी। 37% लोगों को वोट नहीं डालने थे पंचायत चुनाव के अंदर। अब इस इलेक्शन का भी आउटकम आना दिखेगा क्या होगा। ये लोकतंत्र नहीं है, ये प्रेस की आजादी नहीं है, ये व्यक्ति की आजादी नहीं है। अगर कोई एक मीम बना देता है तो उस व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। एक बिटिया को मीम बनाने पर 15 दिन की जेल की सजा सुनाते हैं, और वैसे कहते हैं हम प्रेस की आजादी की बात करते हैं, हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। के मामले में ये कहा गया कि ये कांग्रेस से निकली हुई पार्टियों का ऐसा ही संस्कार होता है, और दूसरे ये भी आरोप है कि जहां प्रासंगिक होते थे सिद्धार्थ शंकर रे के जमाने में, वहां फ्रिंज हो गए। देखिए 5 साल से कांग्रेस भी अच्छा शब्द है तो सुन रही है, और 5 साल से भारतीय जनता पार्टी किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, जो एक बहुत चिंता का विषय है। और बीच में बोल करके सिंह साहब अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। ये फेस ऑफ है सिंह साहब, इसमें एक एक करके बोलने दीजिए, नहीं तो मेरी आवाज नहीं। आप फ्रिंज भी नहीं हो, आप गिनती में नहीं हो, आपकी किसी बातें आपके पास नहीं बचेगी वहां पर। त्यागी साहब को सुन लीजिए, आपके पास आए। जमानत बचाने के काबिल नहीं है आज वहां पर। बोलने दीजिए, बुलवा लीजिए, इनसे बुलवा लीजिए। फेस ऑफ का मतलब मैं तो समझता हूं, और शायद सिंह साहब नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इनको अपनी बारी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए त्यागी साहब, गाली दीजिए कांग्रेस को, सुन रहे हैं, सारे विपक्षी लीडर्स को गाली दीजिए। सुन रहे हैं वो, अब वो पेशेंटली सुन रहे हैं, अपनी बात कहिए। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं सिंह साहब, आपने कहा कि फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट यदि होते, बंगाल के लोग बागों को आप फ्रिंज एलिमेंट कहने का काम कर रहे हैं, बंगालियों को आप फ्रिंज एलिमेंट कहने का काम कर रहे हैं। बंगाल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर साहब की मूर्ति तोड़ने का काम हुआ, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मूर्ति टूटने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि वहां भारी लोगों ने मूर्ति तोड़ी। कोई बंगाली, कोई भद्र व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति नहीं। अरे आपने कहा हाशिए पर आ गए हैं, आप इसीलिए प्रकारांतर से मैंने उनको कह दिया कि आपकी ये स्थिति हो गई है। 42 सीटें हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है, वो प्रासंगिक है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हार रहे हैं, इसकी भरपाई आप बंगाल से करना चाहते थे, जिसमें आप कामयाब नहीं हो पाए। राजस्थान में आप एक सीट नहीं जीत रहे, राजस्थान में आप एक सीट नहीं जीत रहे। कहा मुंगेरी लाल के सिंह सपने खोए हुए आप। हमने आपकी बात मान ली, हम एक भी सीट नहीं जीत रहे, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। हम एक भी सीट नहीं जीत रहे, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट बनाएंगे, आंकड़े हमारे पक्ष में आएंगे। सिंह साहब, मैं इस पे आपको शर्त लगा सकता हूं। रही बात बंगाल में हिंसा किसी भी दल के द्वारा हो, निश्चित रूप से बुरी है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार का एक शेर पढ़ देता हूं, उससे शायद सिंह साहब समझ जाएंगे। आकाश में कोहरा देना है, हार कर जाओगे आप शर्त हार कर जाओगे। आपके 44 का आंकड़ा नहीं पार हो रहा, कम से कम। 44 पार हो रहा। शेर ही पढ़ रहा हूं सिंह साहब, उनके कंधों पर जाना चाहते हैं, शेर ही पढ़ रहा हूं। उनके कंधे नहीं बचने वाले। शेर तो सुन लो, आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू खुद का चुनाव हार रहे हैं। चिल्लाने से कुछ भी सही नहीं होगा। वहां पर आपका नाम लेगा कोई होगा नहीं वहां पर। आप कहां से शेर पढ़ने पड़ेंगे। अरे कहां से सपने बुन रहे हैं आप? आपको शेर सुनाना चाह रहे हैं? फेस ऑफ में चिल्लाया जाता है, पहली बार देख रहा हूं, शायद फेस ऑफ में पहली बार आए वो। सिंह साहब, आपकी शान में कोई शेर लेकर आए वो? हाँ कहिए साहब। मैं शेर पढ़ दूं? हाँ प्लीज। अब शेर पढ़ देता हूं। पहला शेर बहुत स्पष्ट है। बंगाल में जो हिंसा हुई है, इसके भारतीय राजनीति में, भारतीय प्रजातंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और इसकी कांग्रेस पार्टी तीव्र शब्दों में निंदा करने का काम करती है।
और हालांकि ये तीव्र निंदा उस तरह से नहीं है जैसे पाकिस्तान हमारे सैनिकों को शहादत करता वैसे था। आप मानते और हैं गृह ये मंत्री निंदनीय है, ये तो और ठीक ये है। आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का देखना है। इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। ये मैंने शेर पढ़ा और दूसरा शेर पढ़ देता हूं बीजेपी के लिए। कैसे कैसे मंजर आने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे। ये कमल का फूल कुमला गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह देश में कीचड़ फैलाने का काम किया, अब कीचड़ में कमल नहीं उगेगा। कमल क्योंकि मुरझा गया है, कमल को हाथ में उखाड़ करके फेंक दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विपक्ष में बैठने के तैयार है। 70 साल तक आपने देश को खूब बर्बाद किया, भ्रष्टाचार किया। कीचड़ में रक्त नहीं होना चाहिए। आपके कीचड़ में रक्त है, आपके कीचड़ में हिंसा है, आपके कीचड़ में हत्या है। तो इसीलिए बंगाल से लेकर पूरे देश में अब बिल्कुल भी कमल नहीं खिलेगा। आपसे बड़ा हथियार है कोई नहीं। दिल्ली मैं तो आराम से अपनी बात कर रहा हूँ, खुद चिल्ला रहे हैं, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, बीपी के मरीज हो जाएंगे। सिंह साहब आप मेरे दोस्त भी हैं। उसने कत्ल कराए, वो आप कहते हैं हमने, अरे आप कुछ भी कहते रहिए। उसके बाद कांग्रेस 3 बार चुनाव जीत चुकी है और 10 साल सरकार चला चुकी है। 5 साल एक बार चला चुकी है। अंतर जो दोनों के बीच में पहले 10 का था, 5 का बचा है। हालांकि राजीव त्यागी अब भी आगे चल रहे हैं, लेकिन तीसरे सवाल के बाद कौन कहां होता है ये देखेंगे। तीसरा सवाल ये है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ नहीं करने वाला पीएम का बयान क्या महज एक दिखावा है? आरपी सिंह साहब, क्या ये सिर्फ एक दिखावे के लिए किया गया क्योंकि वो चुनाव तो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की दिग्विजय सिंह कहते थे, ये जो दिग्विजय सिंह कहते थे और कहते थे कि नाथूराम गौडसे सबसे पहला हिंदू आतंकवादी था, देश में सबको आतंकवादी बना दिया आपने, पूरे देश को आतंकवादी पेंट कर दिया आपने पूरे देश को आतंकवादी पेंट कर दिया। एक ही बरस में दिग्विजय सिंह ने थ्योरी को शुरू किया कहकर कि हिंदू आतंकवादी। प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि मैं हिंदू आतंकवादी प्रज्ञा ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं कर सकता। ये बड़ा टीका लगाने से कोई नहीं होगा, देश के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आप ये बड़ा टीका लगाकर गेहूं दहाकर हिंदू नहीं बन सकते। आप हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं और आप हिंदू की बात करते हैं। आप राम मंदिर सवाल कुछ और है सिंह साहब की बात करते हैं, आप राम कहते हैं राम काल्पनिक। सिंह साहब सवाल कुछ और है, ऊपर से कहते हैं हिंदू आतंकवादी थे। कमाल होगी आप सिंह साहब, बात तो सुनिए। अरे सुनिए सर, सवाल सुनिए, मैंने आपका उसी सवाल की ओर ले जा रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा हेमंत करकरे सवाल ये है कि मन से माफ नहीं कर सकूंगा। दिग्विजय सिंह ने जवाब नहीं इस बात का। जिस व्यक्ति के कृतित्व की वजह से आप उसको मन से माफ ही ना कर सकें, लेकिन उसको पार्टी में साथ लेकर चलें, उसको चुनाव लड़ाएं, आप उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की तरफ कोशिशें करें, ये डाइकोटमी क्यों है? सर आपको आप चीजें जरा ध्यान से सुनिए। डायकॉटमी नहीं है, हमारे यहाँ प्रोसेस है, हमारे यहाँ कोई डायनेस्टी नहीं है कि एक 3 लोग बैठते हैं टेबल पे, सब वो तय करते हैं पार्टी कैसे चलेगी। एक प्रोसेस है, उनको शो को नोटिस इश्यू हो गया है, उसका उनको जवाब देना है। डिसिप्लिनरी कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा, उसको तय करेगी और प्रधानमंत्री ने जो कहा उसको भी कॉग्निजेंस और डिसिप्लिनरी कमेटी लेगी। ये ऐसा नहीं है। और डिसिप्लिनरी कमेटी ये भी एक्शन ले सकती है कि उनको कहे भैया नमस्ते, आप पार्टी में नहीं रह सकते, पार्टी से बाहर भी कर सकती है। ये डिसिप्लिनरी कमेटी है, ये कांग्रेस की तरह नहीं है सुबह 3 लोग नाश्ते बैठते तय करते कि आज पार्टी की दशा दिशा क्या होगी। त्यागी साहब, ये प्रोसेस है, उनको सस्पेंड करते प्रोसेस के तहत पहले नाराजगी का इजहार हुआ है, मन से माफ नहीं कर सकते ये बताया गया है, और आने वाले दिनों में आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई भी दिख जाएगी। ये प्रोसेस है, ये पार्टी है। मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं और इसके बाद सवाल मेरा राजीव त्यागी जी से है। सिंह साहब सुन लें जरा। सांप्रदायिक विद्वेष भी चलता चला गया। हंसराज अहीर साहब जो देश के गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने निश्चित रूप से राज्यसभा में अपने आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें माना कि 22% जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष बढ़ा है। रही बात साध्वी प्रज्ञा की, तो निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की मूक सहमति उनको पहले दिन से थी, जिस वक्त उन्होंने हेमंत करकरे जैसे शहीद व्यक्ति का अपमान करने का काम किया, जो देश कभी उनको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री महोदय अगर इतने ही क्या नाम उसका वली वारिस थे तो कह देते चुनाव बीच में कि हम साध्वी प्रज्ञा से कोई मतलब नहीं, हम उसको पार्टी से बाहर निकालने का काम करते हैं। महात्मा गांधी वो शख्सियत है जो एक
कहते थे महात्मा गांधी कि आप मेरे को मार सकते हैं, मेरी मूर्तियां तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को कभी खत्म नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी को दमन करने का काम पूरे विश्व ने किया है। महात्मा गांधी जी वो व्यक्ति है जिनके नाम पर, जिनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर में हम अहिंसा दिवस मनाने का कार्य करते हैं। महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जो सत्य के प्रतीक है। महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जो अहिंसा के प्रतीक है। महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जो मानवता के प्रतीक है। महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जो राष्ट्रवाद के प्रतीक है। महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जो किसानों के प्रतीक है। महात्मा गांधी वो व्यक्ति है। महात्मा गांधी को लेकर ये जो बातें आपने कही तो दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है, और वो दूसरा पहलू चौथे सवाल में है त्यागी साहब और सिंह साहब। महात्मा गांधी के नाम ये दूसरा पहलू भी समझे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक गुट आज भी नाथूराम गोडसे का समर्थक है? सिंह साहब, गाहे बगाहे ये जो बातें सुनने को मिलती हैं, क्या ये दिल की बात जुबान पर आ जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता वो पोलिंग स्टेशन से ऊपर तक को कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है इसमें। त्यागी साहब, ऑफिशियली रुख क्या है किसी पार्टी का? आधिकारिक रूप से वो क्या मान रही है और कह रही है, उससे मतलब होना चाहिए। कुछ एक लोग क्या कहते हैं ये उनकी निजी राय हो सकती है। आपके यहां भी सैम पित्रोदा साहब कुछ कह देते हैं, उसके लिए राहुल गांधी साहब को माफी मांगनी पड़ती है, ये उनकी निजी राय बता दी जाती है। मणिशंकर अय्यर कुछ कहते हैं, उनकी निजी राय हो सकती है। फिर तो उस फार्मूले के तहत, इस फार्मूले के अंतर्गत तो दिग्विजय सिंह साहब का बयान भी निजी राय है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं माना। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर चलती रही। याद करिए मध्य प्रदेश में गोडसे के मंदिर बनाने की बात थी और शिवराज सिंह साहब खामोश रहे थे। याद करिए योगी जी की सरकार में महात्मा गांधी का पुतला बना करके गोली मारी गई और योगी जी और मोदी जी खामोश रहे। क्या मोदी जी और योगी जी इस टाइम बोले? लेकिन नहीं बोले। कारण यह है कि गोडसे के वंशज है। ये गोडसे वही व्यक्ति है जिसको रघु नायक ने पकड़ने का काम किया और स्वच्छ संघ ने कोशिश की थी हिंदू मुस्लिम दंगा करने की कोशिश की थी। ये इतिहास के आईने में दर्ज है और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी पे आप कभी भी डिबेट कर लीजिएगा, लेकिन गोडसे के बारे में बहुत स्पष्ट कहता हूं, गोडसे संघ का प्रतीक है। 1925 से लेकर के 1947 तक जिस संघ ने राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं किया, जिस संघ ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, जिस संघ ने कभी राष्ट्रपतियों का सम्मान नहीं किया, वो समावेशी संघ जो है गोडसे का सम्मान करते रहा। और हिंदू महासभा के उस वक्तव्य क्या कहेंगे जब वो मध्य प्रदेश में मंदिर बनाने की बात करता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती है? इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री से लेकर के आरएसएस तक सब व्यक्ति गोडसे की विचारधारा के पोषक तत्व है। और कांग्रेस पार्टी है, राम की पार्टी है, वो मर्यादा में रह करके विकास करना जानती है। कांग्रेस पार्टी राम की पार्टी है, वो मर्यादा में रह करके देश के किसान को, नौजवान को साथ लेकर विकास करना जानती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेम और अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि टक्कर मीटर का स्कोर क्या कह रहा है। टक्कर मीटर का स्कोर ये कह रहा है कि सिर्फ 5 का फर्क है राजीव त्यागी साहब में, और नहीं, अब ये फर्क हो गया है बढ़कर 10, 25 और 35। सिंह साहब 25 पर हैं, 35 पर है राजीव त्यागी साहब। आगे आप देख रहे हैं नहले पे दहला का वीकेंड संस्करण टक्कर। 5वां सवाल, उसका रुख करें। क्या राहुल गांधी का राफेल और रक्षा सौदों में धांधली का दांव चुनावों में कारगर नहीं हो सका? राजीव त्यागी साहब के पास पहले जाएंगे और राजीव त्यागी साहब ने विशेष अनुरोध किया है कि इस दौरान जब वो बोलें तो सिंह साहब ना बोलें, सिंह साहब जब बोलेंगे वो खामोश रहेंगे। राजीव त्यागी साहब, क्या राफेल टेक ऑफ नहीं कर पाया चुनाव में वैसे जैसा आप चाह रहे थे? देखिए, राफेल निश्चित रूप से देश की अस्मिता का सवाल है और कांग्रेस पार्टी मानती है कि राफेल लड़ाकू विमान देश के पास आना चाहिए, रहना चाहिए। इसीलिए 126 विमानों की कांग्रेस पार्टी ने डील की थी। हमारा प्रश्न आज भी यही है कि 526 करोड़ का विमान जो कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही थी वो 1611 करोड़ का कैसे हो गया? दूसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि एचएएल को छोड़कर के वो रिलायंस कैसे आ गया जिस रिलायंस ने कोई एक्सपर्टाइज नहीं था, उसकी कंपनी तक नहीं बनी थी और कंपनी भी बाद में बनाने का काम किया। तीसरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि आपने 126 की जगह
देश के रक्षा तैयारी को कमजोर क्यों किया और 36 विमान क्यों लेकर के आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा ना रक्षा मंत्री तत्कालीन स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर जी को कुछ पता नहीं था। उस वक्त वो गोवा में हुआ करते थे, वो साथ नहीं गए थे। अब वो स्वर्गीय हो गए तो मैं और कोई टिप्पणी उसमें नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि निश्चित रूप से घालमेल हुआ है। उस घालमेल का हम बहुत स्पष्ट कह चुके, अपने मैनिफेस्टो में हमने दिया है कि आपने डिस्कोर्स क्रिएट किया, लोगों के बीच में ये बात लेकर आप गए, ये तमाम बातें मंच से राहुल गांधी साहब भी कह चुके हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये डिस्कोर्स बना रहा चुनावों के दौरान? इसके टेकर्स, इसको सब्सक्राइब करने वाले लोग थे? निश्चित रूप से देखिए मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने भी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने 3 बातें कहने का कार्य किया। पहली बात तो यह कि देश का किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के किसान की बेहतरी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमने देश के नौजवान की बेरोजगारी का रखा, और तीसरा मुद्दा हमने राफेल को रखने का काम किया। और राफेल पर बहुत स्पष्ट है कि चौकीदार ने चोरी की है और उस चोरी का जवाब चौकीदार को देना पड़ेगा। तीसरी बात बहुत स्पष्ट मैं कह देना चाहता हूं, मेरे मित्र से सवाल पूछना चाहता हूं, पॉइंट ब्लैंक पूछना चाहता हूं कि 526 करोड़ का विमान 1611 करोड़ का, आइए जवाब लीजिए, फिर जवाब लीजिए। और सिंह साहब, क्या ये मुद्दा बना रहा चुनावों के दौरान? आपको लगता है? लेकिन मंदिर या इसके टेकर से नहीं थे? अब त्यागी साहब, अब उनको बोलने दीजिए। या चुप हो। हकीकत यह है कि ये कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर माफी मांगी, और एक बार नहीं 2 बार माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को कि मैंने जो कहा गलत कहा। अगर सच था, दम था, तो कोर्ट के अंदर कहते मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये मेरे एविडेंस है, मैं इस बात पे खड़ा होकर बात करता हूं। झूठ के आधार पर आप एक स्टोरी बनाते हैं और उसकी आपकी मुंह को खानी पड़ती है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हमको राफेल में कहीं घोटाला नहीं दिखा। कोर्ट का ऑर्डर, मेरा नहीं। ऑफसेट क्लॉज के बारे में जो जिसकी अभी बात कर रहे हैं को लेकर, उसके बारे में कहा कि हमारे कोई मामला गड़बड़ नहीं दिखा, उसका प्रोसीजर को लेकर कोई गड़बड़ नहीं दिखी, उसके प्राइसिंग को लेकर कोई गड़बड़ नहीं दिखी। ये कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा। और कोर्ट ने उस पूरे मामले को कोई सेटिस्फाई नहीं किया। कोर्ट ने कहा अच्छा ये कोई एविडेंस है, इसको हम देख लेंगे, परंतु जो पहला फैसला था उसको माने रखा। इसी के चलते हुए राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी जाकर सुप्रीम कोर्ट में। हकीकत यह है, आज दिल्ली में, शहर में, पूरे देश में एक बच्चा जानता है कि गली गली में शोर है, जीजा साला चोर है। यह है सच देश का कि दोनों को दोनों बेल पे बाहर है, दोनों को दोनों अपनी जमानतें बजाकर बाहर आ रहे हैं, और कोई एक डॉक्यूमेंट इनके पास था नहीं। ये मामला ये बनाने की कोशिश करी, इनके मुंह पर उल्टा पड़ा है मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुंह पे लताड़ा। सुन लीजिए, अब त्यागी साहब कोई दस्तावेज लेकर आए हुए हैं यहाँ। देखिए मेरे मित्र ने कहा मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पहला डॉक्यूमेंट मैं प्रस्तुत करता हूं, हिंदू का आर्टिकल, राफेल डील नॉट ऑन अ बेटर टर्म्स देन यूपीए ईरा। ये बहुत स्पष्ट आर्टिकल छपा है हिंदू का। अरे सर, हिंदू अखबार से नहीं होता, आपके पास एविडेंस है, वो एविडेंस आप कोर्ट में जाकर दिखा चुके हैं और कोर्ट ने आपको प्रश्न नंबर 11 बहुत स्पष्ट कहता है, इट वाज आल्सो मेड क्लियर दैट द इश्यू ऑफ प्राइसिंग और मैटर्स रिलेटिंग टू टेक्निकल स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट वुड नॉट बी गॉन इनटू बाय द कोर्ट। कोर्ट प्राइसिंग को नहीं देखेगा, टेक्निकल स्टेबिलिटी को नहीं देखेगा। ये कोर्ट ने कहा है कि इसको जरा प्रिपेयर दिखा दीजिए और इनके आंखों से जो चश्मा चढ़ा हुआ वो उतर देने का काम हो जाए। तीसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये वो लिस्ट है जिस लिस्ट में प्रधानमंत्री के साथ जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन में कौन कौन उद्योगपति गए थे, सबसे ऊपर नाम अगर किसी का है उस अनिल अंबानी का है, जिस व्यक्ति पे 40,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिस व्यक्ति ने देश को धोखा देने का काम किया, जिस व्यक्ति के बारे में इरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस व्यक्ति को देश से बाहर मत भागने दीजिएगा, लेकिन मेरे में तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरा मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि अनिल अंबानी ने माना है अपनी बैलेंस शीट में कि उनको 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ये सरकार देना चाहती थी और देश को 41,000 करोड़ रुपए का कुल नुकसान हुआ राफेल लड़ाकू विमान के सौदे में, 36 विमान के सौदे में। और मैं कहना चाहता हूं सीएजी जो ये कहती है कि 2.86% का नुकसान हुआ है और उसके प्राइसिंग डिफरेंस से प्राइसिंग बेटर थी, और डिफेंस मिनिस्टर कहती है 9% और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 20%। अब ये बता दीजिए सीएजी ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ठीक है, इसके बारे में बता दीजिए। तीसरी बात बहुत स्पष्ट है, इस वाले निर्णय में सीएजी की बात के बारे में कोर्ट को गुमराह किया गया, पीएससी के बारे में गुमराह किया, बाद में कहा गया कुछ पेपर्स वो भी लेके आए हैं।
उनको भी सुनिए। धोखा किया देश के साथ, ये कागज है जिसमें लिखा आप हुआ है। पेपर देख लीजिए इनके, मेरे पेपर जूम कर दीजिए प्लीज। वो जूम करके दिखाया हमने, जिस राफेल में बहुत जब तक हमने जूम किया आपने नीचे कर लिया था, बात अलग है। लेकर के और टेक्निकल सुटेबिलिटी को लेकर के कोर्ट अब उनको सुन लीजिए त्यागी साहब। कोर्ट ने बरी नहीं किया था, अगर बरी कर दिया होता तो मुकदमा दोबारा अरे नहीं अगर रफाल मुद्दा है तो उसमें इतना ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। त्यागी साहब सुनते हैं उनको, वो भी क्या कह रहे हैं। अरे सिंह आपको मैं कह रहा हूं, सिंह चैलेंज साहब। कर रहा हूं। अरे त्यागी जी, चैलेंज लो मेरा, आप सुन लीजिए, चैलेंज। मैं तो चुप हूं। और आप परसों मैं तो चलिए चुप हूं। कोर्ट में। ये बीच में बोल रहे थे। क्या डॉक्यूमेंट है वो आपका सिंह साहब, क्या बताना चाह रहे थे आप? अरे पूछिए। ये स्कॉर्पियन डील का डील है। बैक ऑफ जो इनकी कंपनी थी जिसमें राहुल गांधी पार्टनर थे, उनके पार्टनर को स्कॉर्पियन डील में 30,000 करोड़ का सेट ऑफ दिया, ऑफसेट क्लॉज में दिया उनको। अब ये सबका सब कोर्ट में जाए, इनके पास कोई एविडेंस है, कोर्ट में जाकर पेश करें। झूठ बोलते हैं फिर कोर्ट में जाकर माफी क्यों मांगते हैं? ये कोर्ट में राहुल गांधी जाकर माफी क्यों मांगते हैं? बता दें हमारे को। कोर्ट में जाकर कहते हैं भैया हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमको ऐसा नहीं करना था। कोर्ट का हवाला देते हुए कोई बात ना कही जाए सिंह साहब, बात असल में ये थी। हिम्मत होती, अगर हिम्मत आप जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहते हैं उसमें कोर्ट को ना घसीटे, बात ये कही गई थी। और जो माफी मांगी गई है वो इस बात पर मांगी गई है कि कोर्ट का हवाला देते हुए हम कोई बात नहीं कहेंगे। नहीं, कोर्ट को घसीटा क्यों? नहीं, अगर सच तो एविडेंस देते ना कोर्ट में, और कहते नहीं मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। मैं जवाब दे दूंगा, प्लीज दीजिए, मौका देंगे। ये एविडेंस लेकर आया हूं मैं। अब मौका अगले सवाल में त्यागी साहब, वैसे आप ये डॉक्यूमेंट इस टक्कर मीटर में अभी आप आगे चल रहे हैं, लेकिन पुरी साहब आपके बहुत करीब हैं, आ रहे हैं। छठा सवाल ले लें। 15 सेकंड देते हैं। छठा सवाल यह है कि क्या काशी में प्रियंका गांधी और कांग्रेस मोदी के सामने कोई चुनौती पेश करने में नाकाम रहे हैं? सिंह साहब, ये रोड शोज हुए जो बाद में प्रियंका वहां पर गईं, आपको लगता है इस सबसे फर्क पड़ेगा? जीत तय भी मानिए तो मार्जिन कम हो जाएगा? इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी वहां से, इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। और इतनी हिम्मत थी तो प्रियंका गांधी लड़ लेते। हमने कहा हम तो स्वागत करते रहे कि बिटिया आकर, प्रियंका वाड्रा आकर चुनाव लड़ ले। वो चुनाव लड़ने से भाग गई। वो उनको पता था कि जमानत जब्त होगी। उनको तो और लगातार कह रही है कि मैं 2019 की तैयारी नहीं कर रही, मैं तो 2022 और 24 की तैयारी कर रही हूं। मैं तो अपने को लॉन्च कर रही हूं 2022 और 24 के लिए। मैं 19 का चुनाव लड़ने आई नहीं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। और उन्होंने ये भी कहा हम तो यहाँ पर वोट काटने के लिए आए हैं। हम तो इसलिए आए हैं कि हमको भाजपा का वोट काटना है। हम वोट कटुआ पार्टी है, हम ये कोशिश करेंगे किस प्रकार से हम भाजपा का वोट काट सके। हम चुनाव जीतने के लिए नहीं आए। तो किसकी बात करें, किस रोड शो की बात कर रहे हैं आप? त्यागी साहब। मैं बोलूं अब? हाँ, आप ही की तरफ। ये प्रियंका गांधी जी के 4 लाइन पढ़ता हूं। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क धनुष ठा प्रहार वो धरा है ना गगन हिला, कुछ नहीं हुआ तो वो ठाठ फिर सो गया मामला। प्रहार कर तू सबसे पहले वार कर। वो तो गुब्बारा प्रियंका गांधी जी से जो टिप्पणी कर रहे हैं मेरे मित्र, निश्चित रूप से इनकी बौखलाहट है। और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बात का सामना रखा है, अजय राशि हनुमान जी की है, काशी गंगा की है, काशी कबीर की है, काशी बुद्ध की है, और काशी शक्ति की है, का विनाश करने का कार्य किया था। तो जो अहंकार में मेरे मित्र बोल रहे हैं और जो अहंकार भारतीय जनता पार्टी को छू गया है, उस अहंकार का समूल करने का काम भी भगवान शिव करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जब किसान की बात उठाती है, प्रियंका गांधी जब देश के नौजवानों की बात उठाती है, प्रियंका गांधी जब आशा वर्कर की बात उठाती है, प्रियंका गांधी जब देश उत्तर प्रदेश के अनुसूचित शिक्षकों की बात उठाती है, प्रियंका गांधी जब देश में कहती है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ये बता दें, और प्रियंका गांधी जब कहती है कि इससे बेहतर तो आपको चुन लेते, आपने कभी नेता चुनने का काम करना। त्यागी साहब, सवाल सीधा सा ये है, तो उस वक्त उसके बारे में क्या कहेंगे? आवारा पशुओं के बारे में क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी ने जो मुद्दे उठाने का काम किया, वो सारे मुद्दे देश के थे। प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? लड़ी वहां से, वाराणसी से चुनाव को लड़े, इतने मुद्दे थे वाराणसी से चुनाव लड़ती। प्रियंका गांधी चुनाव इसलिए नहीं लड़ी, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आतंकी ठोकने का काम प्रियंका गांधी जी ने चुनाव प्रचार में किया और जगह जगह जाकर के कील ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में किया।
इसलिए प्रियंका गांधी और जगह चुनाव नहीं जगह लड़ रही जाकर है। त्यागी साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रचार का प्रियंका गांधी के रोड शो का वाराणसी में आप क्या रेलेवेंस? सिंह साहब एक सेकंड, बीच में बोल करके हम बौखला कर खिसियात क्यों कर रहे हो? खिसियानी बिल्ली खम्बन रखे। अरे जगह जगह जाकर के हम वोट कटुआ पार्टी है। मैं आपके बारे में कह सकता हूं, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, अरे खिसियानी बिल्ली खम्बन होते हैं। चलिए। और काश की हानि बार बार नहीं चढ़ती। हाँ, ठीक है, मैंने कई बात समझ में आ गई दोनों की। 70 मीटर में स्कोर भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन अगले सवाल का रुख करना पड़ेगा। सिंह साहब और त्यागी जी, अगला सवाल ध्यान से सुन लें। अगला सवाल यह है कि क्या केंद्र में सरकार की चाबी तीसरे मोर्चे के दलों के पास रहने वाली है? केंद्र में कौन सत्तारूढ़ होगा? क्या असल में ये वो पार्टियां तय करने वाली हैं जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, और ये तीसरे मोर्चे की पार्टियां ही तय करेंगी कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा? क्या कुछ इस तरह के नतीजे आने वाले हैं सिंह साहब? 300 का दावा अकेले अपने दम पे है बीजेपी का। देखिए, आप किनकी बात करें? चंद्रबाबू नायडू जी की। मैं आपके साथ 23 तारीख को बैठाऊंगा इसी चैनल के ऊपर। वो अपना असेंबली का चुनाव हार रहे हैं इस बार। आप उनको कह रहे कि वो देश की सत्ता संभालेंगे। ममता बनर्जी, हालत दिख रही है वहां पर, कितनी तड़फड़ाहट है, कितनी दिक्कत है, कैसे हालात है वो दिख रहे हैं लोगों को। जो हालात है, जिस प्रकार से वहां फ्रस्ट्रेशन है, ममता जी की फ्रस्ट्रेशन रोज के रोज दिख रही है। वो आधी से कम सीटों पर रह जाएंगे वहां पर। तो किनकी बात कर रहे हैं आप? कौन लोग आएंगे? केजरीवाल आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, चंद्रबाबू नायडू आएंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनका असैसिनेशन हो सकता है हाशिए की पार्टी है कांग्रेस। इंदिरा गांधी की तर्ज पे। अरे उनको किसी एक मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, किसी एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। त्यागी साहब, क्या आपको लगता है कि ये पार्टियां जिनको अभी कम करके आंका जा रहा है, ये बहुत अहम हो सकती हैं पोस्ट पोल सिनेरियो में, और इनके बगैर सरकार बनाना मुश्किल होगा? बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो देश के बहुलतावाद के प्रतीक हैं, और देश में जो 2019 के चुनाव से 50 पार्टियां इस संसदीय प्रणाली में अपना हिस्सा ले रही है। मैं जेडीयू का भी सम्मान करता हूं। 1984 के अंदर क्या था बताइए मेरे को। हमारे आज इतनी बात कर रहे हैं, 1984 के अंदर क्या था? के मतभेद हो सकते हैं, 1984 के लेकिन अंदर तो ये बात ही बोलते थे जब आप। तक तेलुगु देशम भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, तब तक वो लीलाधर थे, और जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया तो मेरे मित्र तरह तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट के जितने भी लीडर होंगे वो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, जब आप 2004 से लेकर के और 2014 तक एक गठबंधन का दौर रहा। हालांकि 1989 से देखेंगे तो गठबंधन का दौर देश की राजनीति में रहा है। आपका आंकड़ा होगा नहीं। सिंह साहब प्लीज। क्या आप इनसे बुलवाने के लिए स्वतंत्र है? बुलवा लीजिए दिनेश जी। सिंह साहब प्लीज। हाँ त्यागी जी कहिए। सिंह साहब प्लीज बात तो सुन लीजिए। गठबंधन 1989 के हाँ बाद ठगबंधन है वो, लेकिन बात तो सुनिए। सारे ऐसे लोग जो 1989 के बाद डेमोस्ट्रेशन देना है दीजिए, लेकिन बात तो सुनिए। सिंह साहब आपके पास आते हैं ना, आपकी बात सुनेंगे ना। राहुल गांधी कांग्रेस डायनेस्टी 1989 देखिए, मैं फेस ऑफ की गरिमा रख रहा हूं, और मैं दिनेश जी की गरिमा रख रहा हूं, और इंडिया न्यूज की गरिमा रख रहा हूं, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। देखिए 1989 के बाद से देश में गठबंधनों का दौर है। 2014 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई जिससे बहुत उम्मीद थी। हालांकि ये सरकार, अगर आप आंकड़े देखेंगे, 282 से घटकर के 270 पे पहुंच गई, और ये सरकार ने लगातार अपना मैंडेट खोने का काम किया। हमारा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि क्या सिंह साहब ये कह सकते हैं कि उनको अगर जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए सरकार बनाने की नौबत आती है, हालांकि नौबत आएगी नहीं, तो और अन्य दलों से सपोर्ट नहीं लेंगे एनडीए के अलावा, तो निश्चित रूप से गठबंधन का दौर रहेगा, गठबंधन की सरकार रहेगी। लेकिन यह गठबंधन की सरकार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, इसका मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने, देश की महिलाओं ने, देश के छोटे व्यापारियों ने सपोर्ट करने का काम किया। पहली बार परसों से ही बात सुनने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अचानक 2014 का परसों के बाद गुलाम नबी आजाद साहब ने बात कही, अब आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है ठगने का काम किया। हम ये शर्त नहीं रखेंगे कि हम लीड करेंगे उस धड़े को, लेकिन आप यहां इसको अंडरलाइन करके कह रहे हैं कि उस धड़े को आप लीड करेंगे। यस, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि याद करिए प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य। प्रधानमंत्री जी पहले दिन डोरा डालते हैं, डोरा डालने की कोशिश करते हैं बसपा सुप्रीमो पर।
फिर उड़ीसा में डोरा डालने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि हमें गठबंधन सरकार चलाने का बड़ा एक्सपीरियंस है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि 7वें टर्न तक आते आते प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हार मान ली है। चलिए आठवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सवाल जितनी और सीट बचे हैं, घटेंगी 10 का इसका मतलब बहुत चल स्पष्ट रहा है है। कि राजीव त्यागी साहब जनता उनको मैंडेट नहीं देना चाहती है। सिंह साहब है, माफ कीजिए सिंह साहब, लेकिन क्या ये 10 का भी फर्क जल्द भर देंगे? आठवां सवाल ये है कि केदारनाथ दर्शन से क्या मोदी को दिल्ली का सिंहासन फिर से हासिल होगा? वहां गरुड़ चट्टी में आज पूरी रात वो तपस्या लीन रहेंगे, और क्या ये तपस्या असल में सत्ता के लिए है, और इससे क्या सत्ता फिर से हासिल हो जाएगी? त्यागी साहब, आप भी आज शंकर जी का विभूति उनकी लगाकर आए हुए हैं माथे पर। देखिए, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं भगवान शिव के बारे में। शिव महिमन स्तोत्र में एक श्लोक है, असित गिरी समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखरा लेखनी पत्र मुर्वी लिखती दिगत्वा शारदा सर्वकालम तत्पितम गुणा नामीश पारम नयति। बहुत स्पष्ट है कि भगवान शिव के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। भगवान शिव अगर कल्याणकारी हैं तो विध्वंसकारी भी हैं। भगवान शिव ने आपको वरदान दिया था कि आप देश की जनता की बेहतरी करते, लेकिन आपने अपना मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान शिव जो है विध्वंस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विध्वंस करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, शंकर जी से बात हुई आपकी? जो बेड पे बैठ करके होती है, ऐसी कौन सी तपस्या जो चश्मा लगा करके होती है? ऐसी कौन सी तपस्या है जो तकिया लगा करके करने का काम करते हैं व्यक्ति? योगी पुरुष तो नंगे बदन रह करके निश्चित रूप से बैठ करके जमीन पर धरातल पर बैठ कर तपस्या करने का काम करते हैं। केदारनाथ जी के मैंने भी दर्शन किए हैं, और भगवान शिव के बारे में मैं कह दूं, भगवान शिव ने तो भस्मासुर को भी वरदान देने का काम किया था। उसी भस्मासुर ने भगवान शिव के पीछे भागने का काम किया। यहां शिव की भूमिका में जनता है, और जनता शिव की भूमिका में रह करके कांग्रेस का कल्याण करेगी और भस्मासुर रूपी भाजपा का समूल नष्ट करने का काम करेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। और रावण ने भी शिव की शरण ली थी, लेकिन उसके अहंकार ने उसको खत्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों को भी अहंकार है। राजीव साहब सवालों के जवाब, राजीव साहब, हमारी प्रोडक्शन टीम में वैभव वर्धन साहब है, मेरे कान में उन्होंने एक सवाल पूछा है कि 2014 में क्या आपसे नाराज होकर सत्ता दे दी थी शंकर जी ने मोदी जी को? देखिए, बहुत स्पष्ट मैंने कहा, मैंने बहुत स्पष्ट लास्ट सेंटेंस वर्धन साहब ने नहीं सुना। देश की जनता शिव रूपी है, और देश की जनता अगर हमें क्या नाम उसका चुनने का काम नहीं करती है तो इसका मतलब हमसे नाराज हुई है। और देश की जनता अगर हमें क्या नाम उसका चुनने का काम नहीं करती है तो इसका मतलब हमसे नाराज हुई होगी, और हमने सर झुकाकर हाथ जोड़कर आइए सिंह साहब से समझ लें। सिंह साहब, ये और हमने बेहतर तरीके से चुनाव प्रचार किया। हमने मुद्दों की बात की, मैनिफेस्टो की बात की, देश के किसान की बात की, नौजवान की बात की। इसलिए जनता हमें चुनने का काम करेगी। एक के बाद एक जाते हुए देख रहे हैं, गुरुद्वारों में जाते हुए देख रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि सत्ता चाहिए वापस, जनादेश चाहिए, और जाकर यही मांगा जा रहा होगा? सिंह साहब, सिंह साहब से ये पूछ लीजिए कि भगवान शिव भगवान राम को पूछते हैं भगवान राम के मंदिर का क्या हुआ, मां गंगा की सफाई का क्या हुआ? अब आपने देखिए फिर छेड़ दिया उनको। सिंह साहब बोलिए आप त्यागी जी, बोलिए। मैं बोलूं आपको? मैं आपने मुझे टोक दिया, मैं बोल दूं? मैंने कहा मैं तो सिख हूं, और गोविंद जी ने क्या कहा था? दे शिवा वर मोए हैं, शुभ कर्म ते तब रू न करूं। शुभ काम करने से प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं डरे, और जो शुभ काम देश के लिए कर सके उन्होंने वो सारे शुभ काम किए। वो गरीब आदमी के लिए बैंक के खाते खोल दिए, वो 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस कर दी, वो 14 करोड़ बच्चों के लिए मुद्रा योजना में लोन दे दिया, वो 2.5 करोड़ लोगों के सिर पे छत दे दी। ये है शुभ कर्म करने के जो शिव के आशीर्वाद से किए उन्होंने। वो इस प्रकार नहीं कि मैं अपने खाते, बैंक के खाते भरूंगा, अपने मकान बनाऊंगा। चलिए, शुभ कर्म किए गए हैं और कर्मों का ही फल मिलता है, और ये तो अध्यात्म का एक पहलू है। अगला सवाल, 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आ रहे हैं त्यागी साहब। सिंह साहब, वक्त क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है उसमें, इसलिए 9वां सवाल लेना पड़ेगा। क्या मोदी शाह की जोड़ी 2019 में 2014 का करिश्मा दोहरा पाएगी? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा तो किया गया है 300 अकेले दम पर, बल्कि 350 की बात रोहित चहल आज स्टूडियो में करके गए हैं। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? जनता के मन में क्या है? उसने ईवीएम में क्या अपना आदेश दिया है? इसके बारे में आप लोग सिंह साहब इंतजार क्यों नहीं कर रहे 23 तारीख का? उससे पहले ये दावा ठोकने का मतलब क्या है?
आपको पश्चिम बंगाल में दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, आपको उड़ीसा में दिख नहीं रहा क्या हो रहा है, आपको पूर्व के राज्यों में दिख नहीं रहा। अरे कांग्रेस ने कहा कि क्या हो रहा है आपको, जनता ने क्या कहा है 23 के पहले वो लोग नहीं अंदाजा लगाएंगे। आप लोग ये अंदाजे क्यों लगा रहे हो अगर इतना ही मैंडेट आपको मिल रहा है तो? ये कहने की क्या आवश्यकता है? अरे जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जिसकी जानकारी हमारे पास है, और आप रोज रोज टीवी पे दिखाते हो कि क्या हो रहा है बंगाल में। आज बंगाल के अंदर किस प्रकार का जनसैलाब पार्टी के साथ चल रहा है, आज उड़ीसा में किस प्रकार का जनसैलाब चल रहा है, आज पूरे उत्तर पूर्व भारत के अंदर किस प्रकार का माहौल भाजपा के पक्ष में है। आप खुद दिखा, मैं थोड़ा दिखा रहा हूं, आप दिखा रहे हो किस प्रकार वहां पे ममता बनर्जी एक संक्षिप्त टिप्पणी त्यागी साहब की लेनी होगी क्योंकि वक्त बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद टक्कर मीटर में आखिरी स्कोर का ऐलान करके हम इजाजत लेंगे। त्यागी साहब, आपको क्या लग रहा है, उसका नाम तक नहीं क्या आप लेते, दावे से कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है वैसा नहीं होने वाला? क्या आप नतीजे वाले दिन भी ये कहते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, मेरे को अभी भी ये मानना है कि देश के किसानों ने, देश के नौजवानों ने, देश के छोटे व्यापारियों ने, महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट किया है, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त तय है। और बहुत स्पष्ट कह देता हूं कि क्या मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कह दूं, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कह देता हूं, कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं कि तुम्हारे कमाल यह है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं को सुबह कैसे कह और दूं, मैं इन नजारों का और तमाशा भी 65 का स्कोर यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने भी त्यागी साहब ये कह के कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, त्यागी साहब काफी बोला आइएगा, करेंगे। अब ना खता सोचा कई बार मगर खताएं होती गई, सोच बदस्तूर रही। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और त्यागी साहब, आपको खिताब का आज का प्रबल दावेदार पहले से ही माना जा रहा था, और आखिरकार टक्कर के खिताब आपके नाम होने के लिए आपको बहुत बधाई। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।